मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण विचारक थे और भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां थी। भारत के गौरवशाली पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने सन 1948 महात्मा जी की मृत्यु के बाद भारत के सर्वमान्य नायक का स्थान प्राप्त किया। अपनी मृत्यु और भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व ही महात्मा जी ने घोषणा कर दी थी कि जवाहरलाल नेहरू उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। गांधी जी ने एक बार उन संबंध में कहा था को नितांत उज्ज्वल और उनकी सच्चाई संदेह के परे हैं, राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। 17 वर्ष तक स्वतंत्र भारत का नेतृत्व किया और भारत की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता प्रदान की। अनेक विघटनकारी शक्तियों को होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त किया और निसंदेह वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। भारतीय जनता में व्यक्तिगत लोकप्रियता की दृष्टि से गांधी जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी भारतीय नेता श्री नेहरू के समक्ष नहीं ठहरता था। मृत्यु के कुछ वर्ष पहले एक विशेष मनोस्थिति में उन्होंने अपने संबंध में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मेरे संबंध में सोचना पसंद करे तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने संपूर्ण मन और मस्तिष्क में भारतीय जनता का प्रेम किया और इसके बदले में भारतीय जनता ने उसे अपना अपार प्रेम प्रदान किया। अपनी विश्वसनीयता, मानवता के प्रति प्रेम के बावजूद श्री नेहरू का प्रथम और सर्वाधिक प्रेम भारत और भारतीय जनता के प्रति था। 14 नवंबर 1889 के दिन जब जवाहरलाल नेहरू के इलाहाबाद में जन्म हुआ, वो देश के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान थे। मोतीलाल ने वकालत में अपार धन अर्जित किया और गांधी जी के संपर्क और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के पूर्व उनका जीवन विलासता का जीवन था। जवाहरलाल का बचपन आनंद भवन के वैभव और विलास भी था, लेकिन प्रारंभ से वो गंभीर और चिंतनशील नजर आने लगे और 16 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा और अध्ययन घर पर ही हुआ। सन 1905 में उन्होंने इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूली शिक्षा समाप्त कर 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया और विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर वो वकालत की शिक्षा के लिए लंदन आए और 1912 में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में नेहरू संकोची स्वभाव के थे। उनके समस्त शिक्षा काल में विशेष उपलब्धियों को उल्लेख नहीं मिलता। अपने शिक्षा काल में श्री नेहरू वेब दंपति सिडनी और बेट्रिस वेब के फेबियनवादी समाजवाद से प्रभावित हुए और इसी से प्रेरित होकर 1910 में आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन को देखने के लिए भी गए। इंग्लैंड के प्रवेश काल में महिला मताधिकार आंदोलन में भी उन्हें प्रभावित किया। सन 1912 में वो भारत आए और उन्होंने वकालत प्रारंभ की, लेकिन वकालत का जीवन भी उन्हें बहुत परेशान भरा अनुभव नहीं हुआ और सामान्यतः इंग्लैंड में रहते उन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का निश्चय किया। सन 1912 में उन्होंने बिहार के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने ये अधिवेशन फीका, अत्यंत साधारण और राजनीतिक की अपेक्षा एक सामाजिक अधिवेशन में अधिक लगा। संयुक्त प्रांत कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन चल रहा था। जवाहरलाल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, इस अहिंसात्मक आंदोलन का जो विवरण उन्हें मिला उससे वो प्रभावित हुए और जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वो गांधी जी के संपर्क में आए और दृष्टिकोण संबंधी समस्त भेदों के बावजूद गांधी जी उनके बीच संबंध निरंतर प्रगाढ़ और आत्मीय होते चले गए। सन 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया और महायुद्ध में भारतीय नेताओं जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया, लेकिन जब ब्रिटिश ने उनका उत्तर रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दिया तो उन्होंने देश में शासन के विरुद्ध एक बेचैनी जन्म ले लिया।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इससे अछूते नहीं रहे। सन 1919 में उन्होंने निकटवर्ती किसानों के दुखों को दूर करने के लिए गाँव की यात्रा की और इस यात्रा से उन्हें देश और देश की जनता को समझने का अवसर मिला। अब उन्हें कष्ट सहने की भी पूरी आदत पड़ गई थी। असहयोग आंदोलन, प्रथम जेल यात्रा और जेल यात्राओं का अंतहीन सिलसिला। सन 1920 में महात्मा जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में पिता पुत्र दोनों ने हिस्सा लिया। मोतीलाल जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल राजनीति में प्रवेश करें, लेकिन जब वो पुत्र के निश्चय को बदल नहीं पाए तो स्वयं ही विलासिता और आराम का जीवन छोड़कर आंदोलन कूद पड़े और नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और 6 दिसंबर 1921 को उन्होंने अपने पिता के साथ बंदी बना करके 6 मास की कारावास का दंड दे दिया। जवाहरलाल की जेल यात्राओं का अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो गया और कुल मिलाकर उन्हें 9 बार नज़रबंद किया गया और अपने जीवन में 9 वर्ष से अधिक उन्होंने कारावास में बिताया। चोरी चोरा कांड के संदर्भ में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तब मोतीलाल जी और जवाहरलाल को ये निर्णय उचित नहीं लगा। 1922 में वो सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और उस कार्य को भी पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ संपन्न किया। 1925 में उन्होंने नगर पालिका की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और पति के सार्वजनिक जीवन की कठिनाइयाँ, उनके अनवर जेल यात्राओं के क्रम में उनकी पत्नी कमला क्षय रोग से पीड़ित हो गई और जवाहरलाल नेहरू ने 1926 में स्विट्जरलैंड गए और फरवरी 27 में 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और वो सम्मेलन के सह अध्यक्ष चुने गए और 1927 में सोवियत सरकार के निमंत्रण पर रूस की यात्रा पर गए। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत रूस की प्रगति देखी। इस प्रगति से प्रभावित हुए और सोवियत रूस से नहीं अंतर्दृष्टि देकर के लेकर लौटे। 1927 के अंत तक कांग्रेस की यौवन उत्सव विद्रोह के प्रतीक बन गए, जो अपने वैश्विक स्वराज से आगे बढ़कर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे। नेहरू की बहुत सारी किताबें थी। स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कुछ अनुपम कृतियों की रचना की। विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, भारत की एकता, भारत की खोज आदि कुछ बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी। नेहरू के जो विचारों का प्रभाव, जो नेहरू का ये प्रभावशाली व्यक्तित्व कई प्रभावों द्वारा बनकर तैयार हुआ। उनमें कुछ प्रभाव स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं। उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझाने में सहायता मिल सकती है। उसके विचारों को विकास समझा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार में सबसे अधिक प्रभाव अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के व्यक्तित्व और विचारों को पड़ा। यदि कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होते व्यक्तित्व और प्रतिभा से प्रभावित थे। कार्यप्रणाली को भारतीय परिस्थितियों में संदर्भ में ठीक मानते थे। पाश्चात्य राजनीति विचार नेहरू पर सबसे अधिक प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध और हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता के प्रसंग में कार्ल मार्क्स की विचारधारा सहमत नहीं थी। नेहरू ने मानवतावाद पर गांधी के अतिरिक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता। जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गौतम बुद्ध, ईसा के सत्य और अहिंसा के उपदेशों ने तो प्रभावित किया, परंतु महात्मा बुद्ध का यह आदर्श पसंद नहीं आया और निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार छोड़कर वैराग्य ग्रहण करने लगे। नेहरू का जो विश्व दर्शन, जीवन दर्शन था, वो प्रत्येक व्यक्ति जीवन दर्शन होता है, चाहे वो धुंधलाई हो या स्पष्ट। जैसा कि पंडित नेहरू ने स्वयं हिंदुस्तान कहानी स्वीकार किया कि जिंदगी संबंध हम सबका कोई न कोई जीवन दर्शन होता है, वो महज धुंधला हो या किसी हद तक स्पष्ट। पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी में प्रसिद्ध भाषण बेसिक अप्रोच बुनियादी बात में जीवन दर्शन पर खुलकर विचार किया। गतिशील विचारों का नेहरू कभी मार्क्सवादी भौतिकवाद की और कभी वेदांत की रहस्यमय गुत्थियों को वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आदर्शवाद कर झुके दिखाई दिए। वो नैतिकता के संबंध में धर्म से जोड़ते हैं, ऐसे ईश्वर की तलाश करते हुए दिखाई देते हैं जो नैतिकता की समस्या का तो हल कर सके परंतु पाखंडवाद से दूर रहे। नेहरू का जो मानवतावाद था, नेहरू का समाज दर्शन और उसका मानवतावादी जो दृष्टिकोण था, नेहरू के महान मानवतावादी थे। और मानवता उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता से आस्था रखते हैं, मानव के कल्याण का साधन मानते हैं। इस प्रकार मानव कल्याण विचारधारा का जो प्रमुख लक्षण है वो यही लक्ष्य है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की विचारधारा और ये गरीबों और दलितों दलितों को उठाकर खड़ा करने वाली विचारधारा। नेहरू को मनुष्य की सत्ता में पूर्ण आस्था थी। टैगोर ने लिखा था
कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दे तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। टैगोर के इस कथन में नेहरू की पूर्ण आस्था थी और ईश्वर को तो प्रत्यक्ष तो नहीं परंतु ईश्वर से वरद पुत्र मनुष्य को प्रेम करते थे। उसका दृढ़ विश्वास था कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य यह आदर्श मानवतावाद है और मनुष्य के देवत्व में उनकी महान आस्था थी और मनुष्य के गौरव में पूर्ण विश्वास रखते थे। एक स्थान पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने मानवतावाद का मूल्यांकन करते लिखा कि मानवतावाद के रूप में नेहरू के चिंतन की सुकुमारता, भावना, अद्वितीय कोमलता और मानव की उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था। दुर्लभ और हताश व्यक्तियों के लिए उनके हृदय पर अपार सहानुभूति उमड़ती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो वस्तुतः जनता के जीवन में अपना जीवन खपा दिया और मानव जीव को समर्थ और पूर्ण करने के लिए जीवन भर कठोर परिश्रम किया। वे स्वयं एक महान आत्मा थे। उनकी असली महानता इस बात में नहीं थी कि वे मानते थे कि व्यक्ति केवल अपने लिए पैदा नहीं होता, पड़ोस व अपनी जनता के लिए भी होता है। उन्होंने कभी आराम का ध्यान नहीं दिया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सारे ऐशो आराम छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने अपनी संपत्ति और धन का भी ख्याल नहीं किया। वस्तुतः वो सच्चे मानवतावादी थे और जन से बड़ी कोई सत्ता नहीं थी। इस जन सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। के.पी. कर्णिकरण के शब्दों में उन्होंने मानवतावाद का झंडा ऊंचा उठाया। वस्तुतः उनकी विचारधारा का केंद्र मानवता ही था और चाहे उनका अंतर्राष्ट्रवाद हो राष्ट्रवाद, क्योंकि व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते थे। वो राष्ट्र की व्यक्तियों की दास्ता, गरीबी, बेगारी, भुखमरी और शोषण से राष्ट्रवादी बनाया। नेक्स्ट।